भाई हमारा मेन है कि भाई सरकार ने 10 साल में हरियाणा को आगे लेके जाने के बजाय हरियाणा को पटरी से उतारने का काम हुआ। विकास की रफ्तार शून्य पे पहुंच गई और बेरोजगारी की, अपराध की आज दोबारा से वो स्थिति बन गई हरियाणा के अंदर जो 2004 से पहले, आपको याद होगा जो 2004 से पहले चौटाला राज में फिरौतियां मांगी जाती थी जेलों से, अब फिरौतियां मांगी जा रही हैं विदेशों से। वही गैंग्स आगे, गैंगस्टर्स आगे, कहीं यूथ बेरोजगारी में है, कहीं नशे में, कहीं डिप्रेशन में है, कहीं अपराध में। ये स्थिति हरियाणा की अच्छी नहीं है, ये सरकार की विफलता है और सरकार को बदलना हमारा चुनाव का, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के चुनाव का लक्ष्य, एक बहुत बड़ा लक्ष्य हरियाणा की सरकार को बदलना भी है। रोहतक चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और हरियाणा के अंदर उससे हरियाणा के परिवर्तन का रास्ता बनेगा। पिछले 2019 में ईवीएम पर बड़े सवाल उठे थे, क्या आपको लगता है कि चुनाव में भी कुछ गड़बड़ी? देखिए, जहां तक चुनाव की प्रक्रिया की बात है, निष्पक्षता की सुनिश्चित करना चुनाव आयोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कदम उठाए जाए, जिस तरह भी चुनाव कराया जाए, कम से कम ये जरूर हो कि भाई चुनाव की प्रक्रिया पे सभी का विश्वास पूर्णतः बना रहे। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है लोकतंत्र के लिए। ये हमारी मैं मानता हूं कि इस बार एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट की गिनती वो एक तो शुरू में कराई जाए और वो सीसीटीवी कैमरा, जैसे चंडीगढ़ मेयर में सीसीटीवी कैमरा था, तो ऐसे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू में कराई जाए और सीसीटीवी कैमरा का उसमें उपयोग किया जाए। ये मैं जरूर चुनाव आयोग को अपनी तरफ से मैं सुझाव और आग्रह दोनों करना चाहूंगा। दीपेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने काफी सीटों की घोषणा कर दी है, कांग्रेस पीछे क्यों रह गई? उनका ये कहना है कि रोहतक सिर्फ एक कैंडिडेट टिकट लेने के लिए इच्छुक है, बाकी दिन को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसा है कि कांग्रेस कहीं इसमें पीछे वाली बात नहीं है, रणनीति है। हम रणनीति के तहत अपने उम्मीदवार सही समय पे हम घोषणा करेंगे, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। और वो सही समय वो होगा जो जब कैंडिडेट अनाउंस होंगे, वो उस दिन अगले दिन आप ये कहोगे कि भाई कांग्रेस पार्टी ने जीतने वाले कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। सर जिस तरह से मुख्यमंत्री को बदला गया है, क्या ये जनविरोध था और क्या कांग्रेस को इसका फायदा होगा या बीजेपी? देखिए, इस सरकार की विफलता रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश की जनता में एक सरकार के प्रति नाराजगी थी और नाराजगी है। वो कोई, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां जब कभी आखिरी 3-4 महीने में लोगों के में नाराजगी और लोगों के रोष के को देखते हुए बदलाव करने की कोशिश किसी भी पार्टी ने करी है। कांग्रेस ने भी प्रयास किया था, 1-2 बार ऐसी स्थिति आई थी, लेकिन ऐसे में हमेशा सत्ता पक्ष को लोगों ने सत्ता से बाहर ही किया है और जो है सरकार सत्ता परिवर्तन किया है। कभी आखिरी में बदलाव हरियाणा के लोगों ने स्वीकार किया नहीं है, क्योंकि लोग इसको ये मानते हैं कि भाई ये या तो कोई बदलाव था तो समय पे कोई बदलाव करके अपनी कार्यशैली का करना चाहिए था, और जिस तरीके से बदलाव किया गया है वो तो मैं समझता हूँ कोई भी उसको अच्छा नहीं मानेगा। 2 महीने से ज्यादा का वक्त मिला है चुनाव में, 25 मई के चुनाव में, क्या लोगों तक पहुंच पाएंगे? देखिए, ये मैं देखो, मैं एक तो पूरा देश का चुनाव ये लेट कराया गया है भाजपा द्वारा। कहीं ना कहीं भाजपा की जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश का चुनाव लेट कराने के पीछे क्या मंशा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये तो सरकार कह रही थी कि इस बार ये तो 400 का नारा दे रहे थे और कह रहे थे भी लोग तैयार हैं और बड़ी बड़ी बातें चल रही थी। फिर चुनाव को आपने लेट क्यों करा दिया देश का? कहीं ना कहीं क्या मतलब जो है, इसके पीछे क्या मंशा है? ये हरियाणा का भी लेट हो गया मगर पूरे देश का भी लेट हो गया, तो क्या मंशा है? चलो, वो सरकार है, सरकार की मंशा सरकार ही बता सकती है, लेकिन ये इसमें इनका आत्मविश्वास नहीं दिख रहा, इनका आत्मविश्वास नहीं दिख रहा इसमें, इस फैसले में। भाजपा के नेता राहुल वर्सेस मोदी चुनाव की बात कर रहे हैं, ये चुनाव राहुल वर्सेस मोदी चुनाव है। क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दों का चुनाव लड़ा जाएगा या फिर सारी चीजें होती है चुनाव में? हमारे लोकसभा की, हमारी लोकतंत्र में हमारी प्रणाली है, लोकसभा में जो है हमारे कैंडिडेट खड़े होते हैं और ये जो है अपना सारे ही मुद्दे इम्पोर्टेंट होते हैं, हर कैंडिडेट इम्पोर्टेंट होता है, हर पार्टी के
नेतृत्व इम्पोर्टेंट होता है, प्रदेश नेतृत्व इम्पोर्टेंट होता है, सारे मुद्दे इम्पोर्टेंट होते हैं और सभी बातों का निचोड़ चुनाव में निकलता है। रोहतक की सीट को डिक्लेयर नहीं किया गया, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे? देखो, आपने देखा होगा दुष्यंत चौटाला की स्टेटमेंट 2 दिन पहले क्या आई। दुष्यंत चौटाला की स्टेटमेंट आई हिसार में कि रात को उनको बुलाया गया जेपी नड्डा जी द्वारा और जेपी नड्डा जी द्वारा कहा गया कि आप रोहतक से लड़ लो। जेपी नड्डा जी ने दुष्यंत चौटाला को कहा कि हम रोहतक छोड़ते हैं, बीजेपी रोहतक छोड़ती है, आप रोहतक से लड़ लो। दुष्यंत चौटाला ने रोहतक का नाम सुन के कहा कि मैं गठबंधन छोड़ता हूं। बीजेपी छोड़ रही है जेजेपी के लिए, जेजेपी गठबंधन ही छोड़ रही है, लेकिन रोहतक के लोगों के आशीर्वाद को आखिरी सांस तक मैं नहीं छोड़ूंगा। रोहतक के लोगों को आके आशीर्वाद को देखो, आज इससे ये भी पता चलता है कि इस सीट के प्रति दोनों पार्टियों की क्या भावना है। वो उसके लिए छोड़ रही है, वो उसका नाम लेके गठबंधन छोड़ रहा है, लेकिन ये रोहतक के लोगों का आशीर्वाद, जैसे मैंने कहा, जब तक भाई जीवन में आखिरी सांस भगवान ने लिखी है, रोहतक के लोग के आशीर्वाद को हम नहीं छोड़ सकते। और रोहतक के लोग भी इस बात को, इस भावना को पहचानते हैं, समझते हैं। और ये जो अभी जो छोड़ा छोड़ी की बात चली है, ये प्रतीक इस बात का है कि रोहतक के लोगों ने मन बना लिया है। रोहतक के लोगों का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को, रोहतक के लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। लोगों ने मन बना लिया। वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये जो गठबंधन तोड़ने का सारा मामला हुआ है, ये समझौता नहीं तोड़ा, ये अघोषित समझौता से समझौता तोड़ा है। ये जो इसको मैं राजनीतिक ड्रामा कहूंगा, जिसकी पटकथा 6 महीने पहले लिखी जा चुकी थी, जिसकी जानकारी मुझे 4-5 महीने पहले मिल गई थी कि लोकसभा चुनाव अलग लड़ाएंगे, और इसीलिए मैंने 4-5 महीने पहले से, ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। भाजपा ये सोचती है कि विपक्ष की जितनी पार्टियां लड़ेंगी, सत्ता विरोधी जो है लोगों का जो मूड है, उसको अलग अलग पार्टियों से लड़ाकर जो है विपक्ष की कई पार्टियों को लड़ाया जाए, ये भाजपा की रणनीति है। और उस रणनीति के इशारे पे ये गठबंधन तोड़ा गया, लेकिन लोग भी समझदार है और ये रणनीति भी गलत है, क्योंकि जेजेपी का तो कोई जनाधार बचा ही नहीं है। जेजेपी को जनाधार नहीं बचा, आपको पता चल जाएगा इस चुनाव में। जो मैं बात बार बार कह रहा था, वो चुनाव के जो नतीजे आएंगे, वो देर तो देखो, भाजपा के और जजपा के परिणाम में ये देर ही तो कर सकते हैं, मत टाले नहीं जा सकते। वो परिणाम तो आएंगे। जेजेपी का कोई जनाधार बचा नहीं, वो साबित हो जाएगा इस चुनाव में। आखिरी सवाल, कब तक लिस्ट आ जाएगी? मैंने उस सवाल का जवाब दे दिया, दिनेश जी सवाल का जवाब दे दिया। सुरेंद्र जी ने पूछा था, उसका जवाब यह है कि, और बिल्कुल आप नोट कर लो, लिख के अपना लिख लो, बिल्कुल उसी टाइम पे आएगी, उसी दिन आएगी, सही दिन और सही समय, सही दिन और सही समय पे कांग्रेस की लिस्ट आएगी। ये आप नोट कर लो। जब लिस्ट आएगी तो आप देख लेना, वो टाइम और तिथि और टाइम देख लेना, वो सही समय और सही तारीख होगी। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ क्या जी, ये डर तो नहीं है कि भगदड़ तो नहीं मच जाए जिस तरह बीजेपी? देखिए, हमारा, मैंने कहा कि हम इस बार बड़े सूझबूझ से चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और हम बड़ी रणनीति से अपने उम्मीदवार सही समय पे उतारेंगे, ऐसा हमें विश्वास। आज अशोक तंवर थे रोहतक में, एक बार अशोक तंवर के रोहतक में उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस में मैं पूर्व अध्यक्ष रहा था, मैंने बूथ कैप्चरिंग की है और मेरे पास इस तरह के मैसेज आया करते थे, और कांग्रेस में तो लट ये वो है प्रवृत्ति। ये देखो, वो मैं आपका इस बारे में मैं, हाँ आपने पूछा कि आप दिल्ली DNU के अंदर क्या थे? आपने ये नहीं पूछा कि यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष किसने बनाया? आपने नहीं पूछा यूथ का अध्यक्ष किसने बनाया? आपने ये नहीं पूछा कि उसको MP किसने बनाया? आप ऐसी ऐसी बातें सुन के पूछने लगे, तो ये क्यों नहीं पूछे इस बात के लिए, किस बात के लिए? जब वो प्रेसिडेंट था, उसने कांग्रेस के साथ लड़ाई करी, अपोजिशन लड़ाई नहीं लड़ी, किस अपोजिशन से लड़ाई लड़ी? उसने तो कांग्रेस में रहते हुए भूपेंद्र हुड्डा से लड़ाई लड़ी और किसी से लड़ाई लड़ी। ये पूछना था। देखो, मेरे को मैं सोच, छोड़ दो, देखो, कोई बात नहीं, इलेक्शन वो हारेगा फिर से। चलो भाई, ऐसा है।